लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिकल केमिस्ट्री। पहले चैप्टर के ये कुछ लॉज हैं, 5 लॉ हैं आपके कोर्स में। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने पढ़ा है बचपन से कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसमें एक्चुअल में मैंने आपको बताया था हाफ भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर में हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। दोनों ऐड करेंगे टोटल कितना बनेगा? 18 ग्राम। माने रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, ना ज्यादा होता है ना कम, है ना। LHS RHS इक्वल होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया आप मान लो मुझे H2O बनाना है, तो इनके जो मास की परसेंटेज है वो फिक्स रहती है। कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन लेना है वो फिक्स है। तो जैसे मान लो मुझे बोला है जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम, तो 2 ऊपर रखोगे। अपॉन में जैसे किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हो? जो चाहिए ऊपर रखते हो, अपॉन में टोटल का मास कितना है? 18 इंटू क्या करते हैं? 100, यही करते हैं ना। 2 से ये कट जाएगा, क्या होगा? 9। तो ये कितना आया? 100 डिवाइडेड बाई 9, तो 11.111 कुछ आ जाएगा। तो इसकी परसेंटेज कितनी आई? कुछ 11.11% के आसपास आ गई, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये किसकी परसेंटेज आई? हाइड्रोजन की। अब मान लो मुझे निकालनी है ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन के मास को ऊपर रखोगे, अपॉन में टोटल इंटू 100, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी आपकी कट के, है ना। कितनी आएगी? 2 8 और यहाँ पे 9, तो 800 अपॉन में 9 आई, तो 9 8 72, है ना। तो 88 पॉइंट कुछ आ जाएगी ना, 88.88 के आसपास कुछ आ जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों को मिला के 100% ही बनेगा। 99.99 बन रहा है यहाँ, तो वही 100% अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन हमेशा इतना ही परसेंट रहेगा वाटर में, कभी ना ज्यादा होगा ना कम। ऑक्सीजन की परसेंटेज भी इतनी ही रहेगी फिक्स, चाहे आपका घर का पानी हो चाहे बाहर का पानी हो, कहीं का भी पानी हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मास की परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी, इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। डेफिनेट माने फिक्स। तीसरे लॉ का नाम है, ये दोनों लॉ तो आपने 9th में पढ़े, तीसरा लॉ नहीं पढ़ा आपने 9th में, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या है? ये थोड़ा अलग है। जो आपने जगह छोड़ी थी ना कल गैप में, तो वहां पे ये एग्जांपल लिख लेना। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? वो कहता है कि मान लो सेम रिएक्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके एक और चीज बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर तो बनाते ही हैं, एक बात। दूसरा एक एग्जांपल और है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक और चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक तो वाटर है, एक ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें वो कहते हैं कि हाइड्रोजन तो सेम ही इस्तेमाल हुआ ना, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट नंबर भी सेम है, एक ही H2 है, यहाँ भी एक ही H2 है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 2 ग्राम। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो वो कहता है कि अगर हाइड्रोजन दोनों में सेम है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहता है कि सेम रिएक्टेंट आपस में, उसमें से हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी सेम है, तो जिसके साथ वो कंबाइन हो रहा है ना, किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। इनकी जो रेशियो होगी, ऑक्सीजन की जो रेशियो है, वो एक स्मॉल होल नंबर में होगी। इसके ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, और इसके ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। 16 से 32 कट गया, कितना आया? 1:2। तो ये जो रेशियो आएगी वो एकदम छोटे छोटे नंबर में आएगी, 1:2, 1:3 ऐसे आएगी। तो वो कहते हैं कि अगर सेम एलिमेंट कंबाइन होता है जिसका मास सेम होता है, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसकी जो रेशियो होगी वो स्मॉल होल नंबर में होगी। वो कभी डेसिमल वगैरह में नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी 1/512, 1/600 कुछ, ऐसे ही आएगी, छोटे छोटे नंबर की रेशियो में आएगी।
तो सेकंड जो नंबर जो डिफरेंट वाला है, जैसे ये हाफ है ये 1 है इसलिए डिफरेंट है, तो उनका जो रेशियो होगा वो छोटे छोटे होल नंबर में आएगा, इसलिए मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं क्योंकि अलग अलग कंपाउंड बना रहा है वो। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, 1:2 स्मॉल होल नंबर में रहेगा। अगला है गेल-लैसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या है? ये लॉ कहता है, गैसियस वॉल्यूम वाला लॉ कहता है कि मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, ये तो बनाते ही है, ये तो फिक्स है, इसको बैलेंस करो। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन 6 है तो इधर कितने लगा दोगे? 3। तो वो कहते हैं, पता है जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैस होती है ना, नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन भी क्या होती है? गैस। लेकिन जब इन्हें अमोनिया बनाया जाता है तो पता है क्या करते हैं? इनको कंप्रेस करते हैं, इनको कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। गैस को जब पास पास लाओगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जब कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं ना, तो दोनों लिक्विड मिक्स होके अमोनिया लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में बनता है अमोनिया। ठीक है, उसको कंटेन करके रख लेते हैं। जैसे लाइटर में आपने देखा होगा, जो ट्रांसपेरेंट वाला लाइटर होता है उसमें पानी जैसा दिखता है ना अंदर, वो पानी नहीं है, वो गैस है, क्योंकि जब वो अगर वो फूट दो तो वो गैस के फॉर्म में बाहर निकले, उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये कहता है कि जब इन्हें लिक्विफाई किया जाता है ना, तो इनको कितना लीटर लेना है वो कैसे पता चलेगा? वो इस रिएक्शन से पता चलता है कि अगर इसके बाहर 1 है तो इसको 1 लीटर लेना पड़ेगा। मतलब 1, अगर ये 1 है और ये 3 है तो ये 1 लीटर लोगे और वो कितना लीटर लोगे? 3। तो मतलब इनकी रेशियो हमेशा 1:3 रहेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन शुड ऑलवेज बी 1:3। मतलब 1 लीटर ये लेना है, 3 लीटर ये लेना है, 1 लीटर ये लेना है और ये कितना लीटर लेना है? 3। अगर इसे 10 लीटर रहते हो तो इसे 30 लीटर लेना पड़ेगा, उसका ट्रिपल लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो लेना होता है वो इनके कोफिशिएंट के हिसाब से लेना होता है, ये लॉ कहता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते कि ये 5 लीटर ले लो, ये 6 लीटर लो ना, ये जितना लोगे उसका ट्रिपल लो लेना, जैसा कोफिशिएंट कहता है उतना ही लीटर लेना पड़ेगा, उस रेशियो में लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? और जो अमोनिया बनेगा ना, वो भी कोफिशिएंट के हिसाब से बनेगा, वो 2 लीटर बनेगा। आप देख रहे हो, 4 लीटर नहीं बनेगा। जो गैस है वो एक्स्ट्रा बच जाएगी। वॉल्यूम का मतलब आपने ये देखा, मास का टोटल सेम रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वॉल्यूम का टोटल सेम नहीं रहता। आप देखो इन दोनों को मिला के 4 आ रहा है, वो 4 तो है ही नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे बनता है? लेना होता है इनके कोफिशिएंट के हिसाब से लेना होता है। ये 1 है तो 1 लीटर, ये 3 है तो 3 लीटर, और ये बनेगा कितना? 2 लीटर। कोफिशिएंट के हिसाब से बनेगा भी। ठीक है, अगला एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने दिया था मोल कंसेप्ट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। दिख रहा है, ये विजिबल है? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? आपने 9th में शायद डिलीट था तुम्हारे में ना ये मोल कंसेप्ट, ये इन्होंने गलती करी। 9th में पहले पढ़ते थे बच्चे तो थोड़ा 11th में याद दिलाते थे, अभी तो 0 से शुरू करना है मोल कंसेप्ट। एवोगैड्रो ने बोला हर गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में सेम नंबर कैरी करती है। तो एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट दिया, उसका नाम था मोल। सेम नंबर का मतलब ये होता है, उन्हें बोला जैसे तुम 1 लीटर दूध लेने जाओ, 1 लीटर दूध अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम होता है। उसको अगर वेट करके देखोगे ना, लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट है, ग्राम किसकी यूनिट है? मास की। 1 लीटर दूध 1 किलो दूध नहीं होता। 1 लीटर और 1 किलो में फर्क होता है। 1 लीटर दूध या 1 लीटर तेल लेने जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम तेल मिलेगा तुम्हें, 100 ग्राम कम मिलता है। लीटर इज लेस देन 1 किलो। तो उसने बोला चाहे तुम 1 लीटर दूध लेने जाओ, चाहे तुम 1 लीटर तेल लेने जाओ, तुम्हें 900 ग्राम ही मिलेगा मास के हिसाब से। ऐसे इन्होंने एक वर्ड, एवोगैड्रो ने एक वर्ड कॉइन किया, उसका नाम था मोल। तुमने बोला चाहे तुम 1 मोल कोई भी चीज लेने जाओ तो उसके काउंट करके नंबर सेम रहते हैं। अगर मैं 1 मोल कोई भी चीज लेने जाऊं, 1 मोल मैं लेने जाता हूं सपोज हाइड्रोजन, या 1 मोल में नाइट्रोजन लेने जाता हूं, या 1 मोल में ऑक्सीजन लेने जाता हूं, या 1 मोल हीलियम लेने जाता हूं, मैं कुछ भी 1 मोल लेने जाऊं तो काउंट करके कितने हीलियम होंगे उसके लिए उसने एक कांस्टेंट दिया, उसका नाम था एवोगैड्रो कांस्टेंट।
एवोगैड्रो कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में Na लिखते हैं। Na यानी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो 1 मोल हीलियम में इतने सारे हीलियम एटम्स होंगे, मतलब बहुत सारे हैं। 10⁻23 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लेने जाओगे तो आपके पास इतने सारे एटम भी हो सकते हैं। तो यहां से मैं हीलियम हटा दे रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 1 मोल एटम भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। मतलब अगर मैं 1 मोल वाटर लेने गया लिक्विड फॉर्म में, या 1 मोल अमोनिया लेने गया, तो मेरे पास इतने सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। अमोनिया तो मॉलिक्यूल है। 1 मोल में आपसे कहता हूं जी सोडियम आयन लेने गया, तो ये तो आयन है ना, इसलिए यहां पे बोला एटम भी हो सकता है। अगर यहाँ एटम होगा तो एटम लिख देना, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल लिख देना, यहाँ आयन होगा तो आयन लिख देना। 1 मोल कोई भी चीज लेने जाओ पूरे वर्ल्ड में तो उसका मतलब इतना ही होता है। तो एवोगैड्रो ने बोला कि हर जगह हम लोग फिक्स एक वर्ड कॉइन करते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री की चीज अगर वो 1 मोल लो, कोई भी कंसेप्ट गैस फॉर्म में, तो वो हमेशा इतना ही एटम माना जाएगा। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दिस मच एटम और मॉलिक्यूल और आयन। तो 1 मोल की एक तो ये डेफिनेशन है। 1 मोल की दूसरी डेफिनेशन, 1 मोल कोई भी चीज उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होता है। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया है या 1 मोल पानी है, तो मतलब मेरे पास 18 ग्राम पानी है। समझ रहे हो? 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास। तीसरी डेफिनेशन, ये लोग ना मोल को अब से याद रखना छोटे n से डिनोट करते हैं। मोल केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होगा, 11th में भी 12th में भी। छोटा n आया कहीं भी समझ जाओ मोल निकालने को बोल रहे हैं। स्मॉल n का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये याद कर लो, बड़े काम की चीज है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, W by M। W इज गिवन मास, M इज मोलर मास। तो मोल का एक ये फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल के मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूं। चौथा, मोल का एक तो फॉर्मूला W by M है, एक फॉर्मूला है N by Na। Na तो यही है, ये वाला नंबर। N क्या है? N है कि कितने एटम अभी हमारे पास हैं। अब जरूरत होने वहां पर इतने हुए, इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास अभी एट प्रेजेंट जितने हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय ये कर दो, उससे पता चल जाएगा कितना मोल है हमारे पास। तो n का मतलब यहां लिख देना, n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जितने अभी हैं। यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल या आयन लिख लेना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेना। तो n का मतलब ये हुआ। तो मोल का ये भी फॉर्मूला है, मोल का ये भी फॉर्मूला है। दोनों के LHS इक्वल है तो RHS को भी तो इक्वल कर सकते हैं ना, है ना। तो एक बार इधर की तरफ दिखा दे बेटा, इधर की तरफ। पांचवा, चौथा, तीसरे और चौथे से पांचवा फॉर्मूला बना दो। दोनों के लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट इक्वेट कर सकते हो ना। तो क्या लिख सकते हैं? N by Na इज इक्वल टू W by M। तो ये पांचवा फॉर्मूला बन गया। छठा, लास्ट फॉर्मूला। मोल के ये 6 चीजें हैं, याद रख लेना। 6th कंसेप्ट है मोल का, 1 मोल ऑफ कोई भी चीज लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। मैं बोला मैं 1 मोल अमोनिया लेने गया तो मैं कितना लीटर अमोनिया ले रहा हूं। 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है। 1 मोल अमोनिया 22.4 लीटर अमोनिया के बराबर होगा। अगर बोलूं मैं 1 मोल दूध दे दे, दूध वाले से बोलूं, तो यानी उसको 22.4 लीटर दूध देना पड़ेगा। गैस फेज की वैसे बात हो रही है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लेने जाओगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो ये सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज लिख लो, फिर हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी 2-3 मिनट में। आप पहले ये सब कुछ नोट कर लो, जहां जहां जो जो जगह छोड़ी थी, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज बेटा।